नमस्कार। अभी तक के वीडियो में मैंने आपको बताया संप्रेषण शब्द का अर्थ और उसके प्रकार। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह संप्रेषण की प्रक्रिया। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते वह अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और दूसरे के भाव और विचार जानने को भी उत्सुक रहता है। यही उत्सुकता, यही भावना उसकी संप्रेषण के मूल में रही है। छोटा बच्चा जन्म लेने के कुछ समय बाद से ही संप्रेषण शुरू कर देता है। हालांकि उसका संप्रेषण सांकेतिक होता है, जैसे छोटा बच्चा रो करके, हंस करके, हाथ पैर चला करके अपने भावों को व्यक्त करता है। 1-2 साल का होकर कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है और 4-5 साल तक पहुंचते पहुंचते वह ठीक से अपनी बात कहने लग जाता है। जब वह साक्षर होता है, विद्यालय आदि में जाता है और लिखित रूप को भाषा के सीखता है, तब वह लिखकर भी अपनी बात कहने का प्रयास करता है और पढ़ करके दूसरों की बात को समझने का प्रयास भी करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति साक्षर हो चाहे निरक्षर हो, सभी किसी न किसी माध्यम से मौखिक या लिखित अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को सुनकर कानों से या पढ़ करके ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये संप्रेषण की प्रक्रिया आजीवन चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। और इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास देश विदेश के विद्वानों ने हमेशा किया है और इसको कई प्रकार से समझाने का भी प्रयास किया है। अरस्तु ने इसके बारे में, जो सबसे पहले विचारक माने जाते हैं, उन्होंने जो कहा था, उन्होंने इसके मुख्य रूप से 4 बातें उन्होंने इसमें कही। एक, उस समय मैंने शुरू में बताया था कि आज के साधन नहीं थे, तो जो भी संप्रेषण होता था वह साक्षात होता था, आमने सामने होता था, अर्थात एक वक्ता और दूसरा श्रोता। तो सबसे पहले होने चाहिए वक्ता और श्रोता। अब वक्ता के पास कुछ बात है कहने के लिए जो वह कहना चाह रहा है, उसे कहा गया संदेश। अंग्रेजी में शब्द है उसके लिए मैसेज। जो भी कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, पहुंचाना चाह रहा है, उसे हम कहेंगे संदेश। वक्ता अपनी कोई बात, कोई संदेश पहुंचाना चाह रहा है, संप्रेषित करना चाह रहा है श्रोता तक। तो वक्ता, संदेश और श्रोता। अब इसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो हमें जैसे बताया था कि जब तक हमें प्रतिपुष्टि ना हो जाए, फीडबैक ना मिल जाए कि हमारी बात श्रोता को समझ आ गई, तब तक हम इसको पूरा नहीं मानते। तो इसका चौथा पक्ष था प्रतिपुष्टि, अर्थात संप्रेषण जिसके लिए हमने किया है उसने उसको ग्रहण कर लिया, इस बात की हमें जानकारी मिल गई। जब आगे विकास हुआ और नए साधन आए तो उसमें जो साधन थे वे भी एक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर बनाया गया सबसे पहले, ध्वनि विस्तारक यंत्र। तो लाउड स्पीकर की सहायता से हम अपनी बात ज़्यादा लोगों तक, आमने सामने बैठे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्यतः हम 25, 30, 40 जो लोग हमारे सामने बैठे उन तक अपनी बात ठीक ठीक पहुंचा पाते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर की सहायता से 200, 300, 500 लोगों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। उसके बाद आया रेडियो। रेडियो ने तो और भी सुविधा कर दी, उसमें तो सामने बैठने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। जहाँ रिकॉर्डिंग होती है वहाँ बैठ करके रिकॉर्ड करके अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा देता है वक्ता। इसी प्रकार दूरदर्शन आया, वहाँ बोलने वाले के साथ साथ उसका चित्र भी दिखाई देने लगा, तो इसलिए उसको श्रव्य और दृश्य माध्यम कहा गया। इन सब की सहायता से संप्रेषण सुगम होता गया और प्रक्रिया में ये एक तत्व और बढ़ गया, संचार साधन या संचार के माध्यम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वक्ता, श्रोता, संदेश और वह यंत्र आदि माध्यम और प्रतिपुष्टि, इस प्रकार इन 5 तत्वों को, 5 मुद्दों को हम संप्रेषण की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। बाकी बातें अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।